हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। और आप लोगों को मैं तब बता देता हूं कि इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन किया है और हमने कई सारे 17 से 18 लेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार आप लोग देख लीजिए। बाकी सीक्वेंस के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, तो यहाँ पर मैं अब मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मतलब सीक्वेंस का एक टाइप है, आप ऐसा समझ लीजिए कि आज का जो लेक्चर है इसमें पूरा डेडिकेटेड जो लेक्चर होगा इसमें हम सीक्वेंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस दो टाइप के होंगे, एक तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होंगे और एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होंगे। अब बात करते हैं कि मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब होता है एक, है ना, आपने पढ़ा होगा मोनो डाई ट्राई। मोनो का मतलब एक, और टॉनिक टोन से बनाए हैं, टोनिक ट्यून से बनाए हैं। ठीक है, ट्यून का मतलब होता है कोई धुन, है ना। तो मोनोटोनिक मतलब होता है एक धुन में चलने वाला कोई सीक्वेंस। मैंने आपको कल बताया था सीक्वेंस क्या होता है। तो आप जब भी कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस को देखोगे ना, वो सीक्वेंस जो है एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा, या तो वो बढ़ेगा या तो वो घटेगा। इसी को हम मोनोटोनिक बोलते हैं। एक ही धुन में जो है वो हो सकता है कि बढ़ रहा हो या तो हो सकता है वो घट रहा हो। कि मोनोटोनिक का मतलब आपको समझ में आ गया है। मैंने थोड़ा सा इसको अलग अलग करके आपको समझाने की कोशिश किया है। तो कह रहा है कि लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, मतलब an जो है एक रियल नंबर का सीक्वेंस है। मैंने आपको बताया था कोडोमाइन अगर रियल नंबर है ना भाई, तो वो सीक्वेंस को हम जो है रियल सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो बात करते हैं कि सबसे पहला इसमें हमारा आता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, मतलब ऐसा सीक्वेंस जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है। किसको? एक मोनोटोनिकली सीक्वेंस किसी an को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तब कहेंगे जब an जो है वो लेस होगा हर एक अगले टर्म से। समझ रहे मेरी बात को? देखो मान के चलिए कि ये पहला सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस 1 है, ऐसे ही ये सीक्वेंस 2 है, ऐसे ही ये सीक्वेंस 3 है एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस से छोटी होगी, देन ये जो सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस से छोटी होगी। मतलब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। f(1) जो सीक्वेंस है वो f(2) से छोटी होंगी एंड f(2) जो सीक्वेंस है वो f(3) से छोटी होंगी एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारा जो सीक्वेंस है वो आगे बढ़ता जाएगा। एंड ये जो टर्म यहाँ पर हमने लिखा है जो an है वो लेस देन इक्वल टू होगा अगला टर्म का, जाहिर सी बात है छोटा होगा। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली बात है, डिक्रीजिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो इसको हम नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। इफ़ an इज स्ट्रिक्टली लेस देन an+1, मतलब अब यहाँ पर देखो क्या है ना, यहाँ पर आप ये कंडीशन लगा लो तो हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली साइन लग जाए, स्ट्रिक्टली का साइन लग जाए, then we can say the sequence is strictly monotonically increasing sequence। ठीक है, किसी सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस कब कहेंगे? जब उसका जो nth टर्म है वो n+1th टर्म से छोटी हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का है तो nth टर्म जो है वो उसके n+1 टर्म के छोटे या फिर बराबर होती है। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन द सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हम बोलते हैं। ठीक है, इसका हम एग्जांपल भी ऐड करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एग्जांपल भी देख लेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसा हमने इंक्रीजिंग पढ़ा था वैसे ही हमने डिक्रीजिंग पढ़नी है। मतलब क्या है, उसमें क्या हो रहा था भैया, हर एक अगला टर्म जो है बड़ी होती जा रही थी, हर एक अगला टर्म जो है बड़ी होती जा रही थी, लेकिन इसमें हर एक अगला टर्म जो है छोटी होती जाएगी। कोई भी सीक्वेंस है उसको हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस तब कहेंगे जब हर एक अगला टर्म उसके पिछले टर्म से छोटी हो या फिर बराबर, मतलब जो n+1th टर्म है वो छोटी होंगी या बराबर होंगी nth टर्म से। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ऑब्वियसली बात है, अगर डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो होने का सवाल नहीं होता। स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग सीक्वेंस हम कब कहेंगे, जब वो इस प्रकार के कंडीशन को फॉलो करता हो, मतलब बिल्कुल भी बराबर का कोई नामो निशान ना हो। कुछ एग्जांपल देख लें। देखो एक सीक्वेंस हमारे पास n है, बहुत सिंपल है, n हमारा नेचुरल नंबर में से आ रहा है जो कि 1 2 3 है। तो आप देख सकते हो कि हर एक पहला जो अगला टर्म जो है पिछले वाले टर्म से बड़ी है, हर एक अगला टर्म पिछले वाले टर्म से बड़ी है। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो सीक्वेंस है ना उसका जो ट्यून है ना, जो ट्यून है वो इंक्रीजिंग ट्यून है, मतलब जो धुन है उसका वो इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ धुन है। आप ऐसा समझ के चल सकते हो, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। -n है, देखो ये हर एक अगला टर्म माइनस में होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर में आ जाएगा। 1/n है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। an+1th टर्म जो है √2n हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो an+1th टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 2 + an हो जाएगा। अब इसको हम इधर ले आएंगे, an+1 का स्क्वायर -2 = an हो रहा है। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस होंगे वो हमारे इंक्रीजिंग सीक्वेंस में आएगा। आप करके देख लीजिए, n का वैल्यू एक एक करके आप पुट करके देख सकते हो। देन यू कैन गेट द सीरीज, है ना, सीक्वेंस मिल जाएगा आपको। सॉरी, सीरीज तो थोड़ा अलग होता है, मैं इस पर आगे डिस्कशन करूँगा। तो आई थिंक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ में आ गया। अब बात करते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस की। देखो कांस्टेंट सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको नाम से पता चल रहा है कि कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस ले लो जो ना तो इंक्रीजिंग हो रहा हो और ना तो डिक्रीजिंग हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई सीक्वेंस मैं कह रहा हूँ कि ये सीक्वेंस हमारा कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं वो एक c के बराबर आएगा, मतलब एक पर्टिकुलर a की वैल्यू आएगा, हर एक टर्म के लिए a की वैल्यू आएगा। जैसे 1 1 1 1 1 ये किसी भी प्रकार से ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम जो है कांस्टेंट सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, आ सीक्वेंस an इज कॉल्ड द कांस्टेंट सीक्वेंस इफ an इज इक्वल टू c। c कोई कांस्टेंट है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n वेयर c बिलोंग्स टू r, कोई एक नंबर है रियल नंबर में से। ठीक है, 0 0 0 इस प्रकार का आप कोई भी एग्जांपल ले सकते। एक नोट है यहाँ पे सिंपल सा, हालांकि आपको समझ में आ जाएगा। द कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। देखो कांस्टेंट सीक्वेंस जो होता है ना, उसके लिए हम ये बोल सकते हैं बात कि जो कांस्टेंट सीक्वेंस होता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, साथ ही साथ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होता है। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें अब हम बात करते हैं इवेंचुअल नेचर ऑफ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस का इवेंचुअल जो नेचर होता है वो क्या होता है। देखो किसी सीक्वेंस का इवेंचुअल नेचर क्या था। अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी इवेंचुअली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इवेंचुअली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जब ये कंडीशन सेटिस्फाई, देयर एग्जिस्ट m, एक m ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कब? एक पर्टिकुलर m के लिए उसके अगला जो वैल्यू होगा वो बड़ी होंगी। तो ये इवेंचुअली मतलब एक धीरे धीरे देखो क्या होगा ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि 0 है, फिर 2 है, फिर -1 है, फिर 3 है, फिर -2 है, एंड देन आगे का जो सीक्वेंस है ना, आप यहाँ नोटिस करेंगे ये सारा का सारा जो है इंक्रीजिंग फॉर्म में, देख रहे हैं आप। तो कौन सा टर्म है वो m हमारे पास क्या है, वो -2। एक -2 एक ऐसा नंबर है जिसके बाद सीक्वेंस के सारे जो टर्म्स है वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, इवेंचुअली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ध्यान रखना, कोई भी पर्टिकुलर टर्म के बाद जो है अगर सीक्वेंस बढ़ रही है तो इवेंचुअली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलेंगे, और कोई एक पर्टिकुलर टर्म के बाद जो है अगर सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे इवेंचुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा उसमें। तो देख लो आप 1 2 5 2 3 7 के बाद हर एक टर्म जो है डिक्रीज हो रहा है, तो ये इवेंचुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। अगर बढ़ रही है तो इवेंचुअली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। आ सीक्वेंस an इज सेड टू बी इवेंचुअली कांस्टेंट, जिसके लिए कोई एक पर्टिकुलर m एग्जिस्ट कर जाए और उसके बाद के सारे जो टर्म्स है वो हमारा कांस्टेंट हो जाए। बहुत आसान है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0 2 4 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद सारे के सारे जो टर्म्स हैं सीक्वेंस के वो हमारे क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो होप कि ये आपको समझ में आ गया है। आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही सिंपल था,
है ना, बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, है ना, कांस्टेंट सीक्वेंस एंड देन इवेंचुअल नेचर ऑफ द सीक्वेंस। इवेंचुअल नेचर में हमने इवेंचुअली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग देखा है, इवेंचुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस देखा है एंड इवेंचुअली मोनोटोनिकली कांस्टेंट सीक्वेंस देखा है। होप कि आज का जो लेक्चर है इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपके अंदर कोई भी डाउट रह गया हो तो उसको एक बार आप कमेंट के माध्यम से मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं एंड देन उसमें आप जो है लिख भी सकते हैं कि आपको किस पॉइंट पर कितने सेकंड में आपको जो है कन्फ्यूज़न आ रहा है एंड जनरली आप एग्जांपल के हेल्प से बता सकते हो कि इस एग्जांपल में ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा एंड देन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको जो है उसमें हम डिस्कशन करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना, तो कहीं ना कहीं इसको समझने की आपको बहुत ज़रूरत है। मतलब अच्छे से एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, बहुत लेंदी लेक्चर हम नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे एंड देन उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ जिसमें हम लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस को डिस्कशन करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करिए और देखिए, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।